फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम देखेंगे जो यूपीएससी पीईटी में जो जीके जनरल अवेयरनेस में पार्ट दिया हुआ है। ये लास्ट टॉपिक है इसका, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के ऊपर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन विभिन्न परीक्षा में जितने भी जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके यूपीएससी आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उस थ्योरी को भी हम कंप्लीट करेंगे, और साथ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न परीक्षा में उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, खासकर यूपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चनों को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल राहुल सिसोदिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, जो जीके का पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, वो 10 मार्क्स का आपका आना है। यहाँ पर सभी क्लास हैं, ये लास्ट बचा हुआ है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, सभी क्लासों को यहाँ पर कंप्लीट किया जा चुका है। आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है यूपीएससी जीके की, वहाँ से जाकर सभी को देख सकते हैं। तो यहाँ से समझना है। क्वेश्चन केवल यह है कि स्टॉक एवं सम्मेलन किससे संबंधित है। ये पर्यावरण से संबंधित है, जो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, इससे संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, इसमें कौन से निर्णय लिए गए थे। 1987 में ये ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि 16 सितंबर 1987 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन जो कि जापान में हुआ था, ये किससे संबंधित है। ये 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान। तो क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है या किससे रिलेट करता है, ये ग्रीन हाउस गैसों की पहचान के लिए पूछ लेता है कि क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक होगा ग्रीन हाउस गैसों की पहचान के लिए। इंपोर्टेंट हो कोई हम सम्मेलनों को देखेंगे। एक रियो सम्मेलन है जो कि पूछा जाता है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में, ये किसके लिए है, 1992 में हुआ था ये सम्मेलन। और यह पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एजेंडा 21 इसमें स्वीकृत किया गया था। अच्छा, उसके बाद में स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। कब हुआ था, ये 2004 में। ये किससे संबंधित है, 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाने का इसमें निर्णय लिया गया था। चलिए फिर देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वो रहे हमारे जलवायु परिवर्तन पर जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे, वो उन्हें ही आप याद रखें, खास करके उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। संबंधित जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। तो पर्यावरण से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, 1986 में। दूसरा पॉइंट ये है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। चलिए अब देखते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में खास करके यूपीएससी आयोग ने जो भी क्वेश्चन पूछे उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। ए ऑप्शन है कपास, बी है जानवरों की हड्डियाँ, सी है एल्युमिनियम फॉयल और डी है लकड़ी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम फॉयल है वो बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है। परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। ए ऑप्शन है पौधे और प्राणी, बी है जीवी और अजीवीय, सी है पौधे और प्रकाश और डी है घास पात और सूक्ष्म जीव। तो परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से हैं हमें ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जीवी और अजीवी। ये हम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया। किसने किया है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, ए जी टैंसले, बी बोर, सी जे थॉमसन, डी न्यूटन। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए.जी. टैंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। ए फ्लोरा, बी फौना, सी बायोस्फीयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है, फौना। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहते हैं, तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के समूह को फ्लोरा कहते हैं। जो पशु पाए जाते हैं उसे तो हम बोलते हैं फौना, और जो वनस्पति पाई जाती है विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। ए पानी, बी मृदा, सी हवा और डी कवक।
तो देखिए पानी, मृदा, हवा ये तो अजैविक है, और जो कवक है वो अजैविक नहीं है, वो कैसा है, जैविक घटक में आता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं एक बार जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक इसके अंतर्गत पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों एवं उनके मृत भागों को सम्मिलित किया जाता है। अजैविक घटक इसके अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ तथा जलवायु कारक जैसे हवा, पानी, धूप और मिट्टी अजैविक घटक हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ए ग्रीनफील्ड, बी ग्रीन पीस, सी क्लीन एन और डी इको फ्रेंड। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ग्रीन पीस। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो ए 10, बी 12, सी 18, डी 25। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 18। भारत में कुल 18 संरक्षित जैव मंडल हैं। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? ए झांसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। तो कीठम झील और सूर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आगरा शहर के पास स्थित है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी है असम, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। थटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका ये ऑप्शन सही है। थटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य है वो केरल राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित राज्य निम्न बताए उन्हें देख लेते हैं। देखिए भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो झारखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? असम में है, और घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है, और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों किसमें? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? ए भारी धातु, बी ओजोन, सी माइक्रोप्लास्टिक्स और डी कीटनाशक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ओजोन है वो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ए ग्रीन हाउस, बी वैश्विक तापमान, सी ओजोन रिक्तीकरण, डी आबादी बढ़ना। तो इसका डी ऑप्शन सही है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना ये सभी आबादी बढ़ने के कारण हैं। इन प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ए है CO2, बी है CFC, सी है SO2 और डी है CH4। तो इसका बी ऑप्शन सही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ओजोन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? ए मोटर वाहन, बी पशुधन, सी धान के खेत, डी गन्ने के खेत। तो इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए जो मोटर वाहन है उससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता, बाकी पशुधन, धान के खेत और गन्ने के क्षेत्र इन तीनों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। फ्लाई ऐश है, ए ऑप्शन है CO2, बी है कार्बनिक कणकीय पदार्थ, सी है ऐश के लघुकण, डी है NOx। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो फ्लाई ऐश है वो ऐश के लघुकण है। देखिए उड़न राख फ्लाई ऐश के लघुकण है। फार्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? ए रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, बी आंत्र में ई कोलाई की उपस्थिति, सी नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण, डी है डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्मजीवी संदूषण। तो इसका सी ऑप्शन सही है। कोलीफार्म जीवाणुओं की संख्या है वो नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण को बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ए पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर,
बी वनरोपण, सी वनस्पति हटाकर, डी अतिचराई। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भूक्षरण रोकने के लिए वनरोपण लगाया जाता है, वनरोपण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी जल वाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी NO2, डी O2। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो ऑक्सीजन यानी O2 है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CO2, CH4, NO2 ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। देखिए जलवाष्प CO2, CH4, NO2, O3 कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक फसलों की खेती की जाती है। ए लंबवत खेती, बी हाइड्रोकल्चर, सी जैविक खेती और डी रोबोकल्चर। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लंबवत खेती कहते हैं इसे। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी आर्सेन। मुख्य ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण, डी अत्यधिक जनसंख्या। तो इसका ये ऑप्शन सही है, गंदे पानी का सही से निपटान न करना, इसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है? भारत में कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रह ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो तमिलनाडु राज्य है वो भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रह ढांचों का निर्माण सभी घरों पर करना अनिवार्य है। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? ए ब्लास्ट फर्नेस, बी आर्क फर्नेस, सी इंसिनरेटर, डी ऑटोक्लेव। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नगर पालिका के जो कूड़े कचरे हैं वो एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिनरेटर अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1991 में, बी 1971 में, सी 2003 में, डी 2010 में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी बिहार। तो जो हार्नबिल महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ए जिम कार्बेट में, बी रणथंभौर में, सी काजीरंगा में, डी बांदीपुर में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? देखिए ए भारतीय गैंडा असम सही है बिल्कुल ये। बी बाघ बंगाल ये भी सही है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन ये भी सही है। जो डी शेर हिमालय ये ऑप्शन गलत है, यानी कौन सा मेल नहीं किया गया है? डी। देखिए एक सींग वाले भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम व नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की थी। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल सहित 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य उपस्थिति है। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की थी। ये परियोजना भी पूछ ली जाती है तो इन्हें भी देख लें। बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं जिन्हें राज्य बंगाल टाइगर कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इनके परिरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। एशियाई शेर हिमालय क्षेत्रों में न होकर गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2018 को एशिया शेर संरक्षण परियोजना प्रारंभ की। कोरिंगा गरान वन कहाँ हैं? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका डी ऑप्शन सही है।
कोरिंगा गरान वन आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत का पहला आरक्षित वन है। ए ऑप्शन है गिर, बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा, डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन है नीलगिरी जीव मंडल भंडार, बी है सुंदरवन जीव मंडल भंडार, सी है मन्नार की खाड़ी जीव मंडल भंडार और डी है कच्छ जीव मंडल भंडार। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो कच्छ जीव मंडल भंडार है यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों इसके जीव मंडल तंत्र के हिस्सा हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है? ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका डी ऑप्शन सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी एफसी और डी हेलोन। तो इसका डी ऑप्शन सही है, हेलोन। देखिए हेलोन या फिर हेलोजन, हेलोन लिखा है ना, ये हेलोजन है। हेलोन अक्रिय गैस है या हेलोजन अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए के कारण चर्चा में हैं। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? ए 20 से 25%, बी 10 से 15%, सी 30 से 35%, डी 5 से 10%। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 20 से 25%। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ए जीवाणु, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी अपघटन करने वाले अपघटक बोलते हैं जिन्हें। इसका डी ऑप्शन सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ए ऑप्शन है रामनगर नैनीताल, बी है दुधवा लखीमपुर, सी है बांदीपुर राजस्थान, डी है काजीरंगा असम। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, रामनगर नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। सुंदरवन है, ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, बी दक्कन के पठार पर, सी गोदावरी डेल्टा में और डी महानदी डेल्टा में। जो सुंदरवन है वो इसका ये ऑप्शन सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। तो इसका ये ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? ए नदी, बी द्वीप, सी मुहाने, डी मैंग्रोव। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मुहाने। श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? घास, कीट, पक्षी, बिल्ली। तो इसका डी ऑप्शन सही है, खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? कीट है। देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में दिखाया गया यहाँ पर। खाद्य श्रृंखला यह दिखाने का तरीका है कि एक निश्चित परिवेश में कौन किसे खाता है। जैसे घास तो उत्पादक की श्रेणी में आएगा, कीट प्राथमिक उपभोक्ता है, पक्षी है वो द्वितीयक उपभोक्ता है और बिल्ली कौन है? तृतीयक उपभोक्ता है। देखिए इस श्रृंखला में पहले स्तर पर घास, दूसरे स्तर पर कीट, तीसरे स्तर पर पक्षी तथा चौथे स्तर पर बिल्ली है। श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सांप। देखिए खाद्य श्रृंखला के स्रोत पौधों से आरंभ होकर दूसरे को भोजन बनाने और दूसरे को भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला की हर कड़ी पर ऊर्जा का ह्रास होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही आगे प्रसारित करता है। इस प्रकार श्रृंखला में अंत होने वाले प्राणी में ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होगी। घास उत्पादक है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। अतः सांप को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है, लास्ट वाले को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी।
वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। ए, परपक्षियों को दूर भगाना। बी, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। सी, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना। डी, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। इस प्रकार हमने जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षा में खासकर यूपीएससी आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है।